घायल होने के साथ घातक हो जाने के इस महायुद्ध में एक कीवर्ड है और वो है घमंड। सवाल यह भी है कि किसका घमंड रेत की तरह चूर चूर होगा, क्योंकि दुनिया के 5 देशों के नेता अमेरिका की आंखों की किरकिरी माने जाते रहे। इस फहरिस्त में सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, निकोलस मादुरो, किम जोंग उन और ईरान के खामेनेई शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 नेताओं में आज सिर्फ एक जिंदा है और एक अमेरिका की जेल में बंद। सिर्फ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन अमेरिकी हमले और गिरफ्त से दूर हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है। यही वजह है कि अमेरिकी हमले में घायल ईरान ट्रंप से समझौता करने के लिए एटम बॉम्ब बनाने का सपना छोड़ देगा। यह गले नहीं उतरता और यही दुनिया के लिए सबसे घातक बात है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व प्रमुख मोहम्मद अल बरदेई ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी और कड़ी चेतावनी दी। खाड़ी देशों संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कृपया एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाएं, इससे पहले कि ये शख्स पूरे क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे। IAEA के पूर्व चीफ का यह बयान ट्रंप की तरफ से ईरान को दिए ताजा अल्टीमेटम के बाद है, जो सोमवार को खत्म हो रहा है, जिसे लेकर ट्रंप विध्वंस की धमकी देते हैं, अमेरिका के और ज्यादा घातक होने का डर दिखाते हैं। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर रेडिएशन की चपेट में सिर्फ ईरान आएगा या फिर खाड़ी के देश भी आएंगे? शनिवार को ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला होता है। बताया गया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई, साथ ही एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के परमाणु प्लांट पर हुए इस हमले से रेडिएशन का भी खतरा बढ़ गया। इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक चिट्ठी में संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी कि देश में परमाणु सुविधाओं पर हाल में किए गए अमेरिका इजराइल के हमलों से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रेडियोलॉजिकल रिसाव की जोखिम की पूरी जानकारी के बावजूद ऐसी सुविधाओं के आसपास के क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाना अनिवार्य सुरक्षा उपायों का साफ उल्लंघन है। इस हमले से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के क्षेत्रों के भीतर और पूरे व्यापक क्षेत्र में नागरिक आबादी गंभीर अभूतपूर्व खतरे में पड़ जाती है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रेडियो एक्टिव रिसाव का असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि GCC देशों की राजधानियों पर पड़ेगा। मतलब अकेला ईरान भस्म नहीं होगा, आसपास के सारे देशों को साथ लेकर डूबेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर समंदर में मिल गए तो फिर खाड़ी देशों तक उसका असर फैलेगा, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन और कतर तक शामिल हो सकते हैं, जिसमें ईरान में 120 मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस के अहम ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। ऐसे ही एक बड़े हमले की तस्वीर को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेहरान में हुए इस भीषण हमले में ईरान के कई सैन्य नेता मारे गए हैं, जिन्होंने देश का नेतृत्व गलती और नासमझी से किया था। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ नष्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द जंग खत्म कर लौटना चाहते हैं। चिंता यह है कि ये जल्दबाजी कहीं ट्रंप से कुछ अनर्थ ना करवा दे। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities, as you probably read. I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave. ट्रंप चाहते हैं कि ईरान दबाव में आकर हॉर्मुज खोल दे, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी, अमेरिका और इजराइल ने अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरा क्षेत्र नर्क में तब्दील हो जाएगा। ईरान की धमकियों के बावजूद दावा है कि अमेरिका और इजराइल आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मार्च के आखिर में एक आदेश जारी हुआ, जिसके तहत ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जाना था।
ये दिखाता है कि अमेरिका अब ईरान में और घातक लड़ाई लड़ने के मूड में है। लगभग $15 लाख की कीमत की मिसाइल एक लंबी दूरी का सटीक हथियार है। इसे ऐसे टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी हो। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से भी आसानी से बच सकती है। 600 मील से ज्यादा की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को अमेरिका का अहम हथियार माना जाता है। In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. अमेरिका जहां और घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही इजराइल का भी अपना एक प्लान तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायली सेना के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि इजराइल ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार भर है। ईरान को एक ऐसी स्थिति में माना जाता था जिसे न्यूक्लियर हथियारों की लेटेंसी कहा जाता है। न्यूक्लियर हथियारों की लेटेंसी का मतलब है किसी देश के पास परमाणु हथियार बनाने के सभी साधन हैं, लेकिन उसने अब तक हथियार नहीं बनाया होता है। सालों तक ईरान ने इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं की। उसने परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन उसे पूरी तरह बनाया नहीं। सवाल है कि अमेरिका और इजराइल के घातक होते हमलों के बीच ईरान क्या ये कर दिखाएगा? जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था जून 25 में, तो उधर तब भी यूएस ने और इजराइल ने बोला था कि हमने उनकी एनरिचमेंट फैसिलिटीज, वो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये न्यूक्लियर नहीं बना पाएगा। लेकिन उसके आप देखिए मार्च में 8 महीने के बाद हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ईरान के पास एनरिचमेंट भी है। मेरे ख्याल से जितनी तबाही ईरान में अभी हुई है और जो टारगेट्स उन्होंने करे हैं और अच्छे टारगेट्स करे हैं, मैं नहीं कहूँगा एज ए मिलिट्री टारगेट्स अच्छे रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वुड हैव सेट बैक फॉर अबाउट 4 to 5 years। तो ये नहीं कि ये कल को बना लेंगे, इतना आसान नहीं होगा उसको बनाना, इसको रिकवर करना, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हुई है, ईरान में डिस्ट्रक्शन हुई है, डिवास्टेशन हुई है, और जो है अपना गल्फ एरियाज में भी, जो गल्फ कंट्रीज उनमें भी हुआ है, वेस्ट एशिया में। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में हो वो भी देखना पड़ेगा इनको। और ईरान को अगर सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड ओपिनियन का, तो वो न्यूक्लियर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए उनको। ईरान ने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया ताकि उस पर वो हमले ना हो जो अब हो रहे हैं, लेकिन अब ईरान के नए नेतृत्व का सामना एक कड़वे सच से हो रहा है कि परमाणु बम बनाने की कोशिश करना अगर खतरनाक था, तो एटम बम को अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी।